हेलो बेटा, तो आपने अभी तक जो पढ़ाया है वो देख लिया है। लेटेस्ट एनर्जी की बात हो चुकी है, आयनिक बॉन्ड की बात हो चुकी है, कोवलेंट बॉन्ड के विषय में मैंने समझा दिया लास्ट क्लास में। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीएसईपीआर की। बड़े ही ध्यान से समझना, ये दोनों ही टॉपिक बॉन्डिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। वीबीटी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है। अच्छा, एक बात अगर आपसे यहां ऐसे ही पूछ लूं, नाम तो सुना होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन दोनों में बुनियादी क्या फर्क है? देखो, यहां भी आप एक टर्म यूज कर रहे हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां भी वीएसईपीआर में भी आप कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इस वैलेंस शेल के विषय में क्या एक्चुअल फर्क है? देखो, इन थ्योरीज के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इनमें यह माना जाता है कि बॉन्डिंग के लिए सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। और एमओटी में याद है हम 1s से भी शुरू हो जाते हैं, यानी इनर शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन को भी बॉन्डिंग के अंदर हम जानते हैं कि उसकी भी हिस्सेदारी होगी। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना कॉन्सेप्चुअली। और शुरू करते हैं तो जरा एक सवाल से शुरू करते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, इससे तुम्हें अंदाजा होगा कि नीट में किस तरह से सवाल आते हैं, तो तुम इसी तरह के सवालों को अच्छे से करोगे। मैंने बॉन्डिंग में कहा भी बेटा आपसे कि VSEPR है, VBT है, MOT है, इनके सवाल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, the number of lone pair of electron on central atom Cl is। देखो, जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बात आती है तो वो ये कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह अलाइन करते हैं ताकि उनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक खास शेप अख्तियार करते हैं, एक खास शेप ज्योमेट्री एक्वायर करते हैं। इनके अंदर जो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, उनमें से जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे वो बॉन्ड पेयर, जो नहीं करेंगे वो लोन पेयर। कितना सीधी सी बात है भाई, जिसकी शादी हो गई वो शादीशुदा जोड़ा, जिसकी नहीं हुई वो तन्हा कुंवारा। तो ऐसे जो बॉन्ड बना ले वो बॉन्ड पेयर, जो ना बनाए वो तन्हा लोन पेयर। बट यहां सेंट्रल एटम को देखना बहुत जरूरी है। इस सवाल को देखिए, सेंट्रल यानी बीच में अगर आप देखें ClF3, जनरली जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है वो सेंट्रल एटम की श्रेणी में आ जाता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ClF3 में Cl हमारा एक सेंट्रल एटम हो गया। अच्छा, Cl के भैया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप कहेंगे सर बड़ा मजाक करते हैं, 17 तो एटॉमिक नंबर है, 287 तो 7 हो गए। जाहिर सी बात है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। 7 में से 3 ने बॉन्ड बना लिए। भाई F के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, शेयरिंग करी है, तो 3 ने बॉन्ड तो बना ही लिया है। अच्छा, तो एक इसका और एक उसका, तो यानी बेसिकली देखा जाए तो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे 3। क्लोरीन के साथ में से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, 4 का रह गया। अच्छा, जब बॉन्ड बनाया था क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ, जब इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो वो एक इसका और एक इसका जोड़ा हो गया, जोड़ा माने पेयर। लेकिन जो 4 रह गए वो तो सिर्फ क्लोरीन के ही हैं, और अगर वो सिर्फ क्लोरीन के ही हैं तो मेरे दोस्त 4 से जोड़े कितने बने? 2 बने ना। तो लोन पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। तो जो सवाल था वो तो यहां समाप्त हो गया कि ठीक है जी, लोन पेयर तो 2 हो गए सेंट्रल एटम क्लोरीन पे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्हीं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के आपस के रिपल्शन को हम समझेंगे VSEPR में। अगर इस सवाल को ध्यान से देखें तो यही सवाल जो पूछा गया है नीट 2016 में, डायरेक्ट पूछा गया है, यही VSEPR की आत्मा है। यह कहता है प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। इस सवाल को पढ़ने से ऐसा लगता नहीं कि किस ऑर्डर की बात कर रहा है, बेसिकली ये रिपल्शन के ऑर्डर की बात कर रहा है। अब मैं आपको यहीं से शुरू करता हूं बेटा। हम यहां बात करेंगे VSEPR थ्योरी की। इस थ्योरी को अगर हम ध्यान से समझें तो दिस इज व्हाट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
कहां ये गया जरा देखो। एटम को एक फुटबॉल की तरह मानो, एटम को एक फुटबॉल की तरह मानो। अब जो उसकी सबसे आउटर, अब तो फीफा वर्ल्ड कप चल ही रहा है ना, फुटबॉल देख रहे हो है ना, तो फुटबॉल की तरह मानो। तो फुटबॉल की जो आउटर कवरिंग है उसको मानो वैलेंस शेल, ठीक है। मान लो वहां पर इलेक्ट्रॉन है, वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच में दूरी तो कम है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, सेम चार्ज है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर जो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है तो उनमें रिपल्शन ज्यादा है। उनमें से कोई बॉन्ड बनाने दूर चला गया, जैसे मान लो अज्यूम करो ये वही एटम, वैलेंस शेल में ही इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, पास पास हैं, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने यहां चला गया, बॉन्ड पेयर बनाने, तो अब ये अपने लोन पेयर से इस बॉन्ड पेयर का डिस्टेंस तो बढ़ेगा ना, और दूरी बढ़ेगी तो रिपल्शन कम होगा ना, और जब एक और बॉन्ड बनाने चला गया तो दूरियां और बढ़ गई ना, तो रिपल्शन और कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यह है कि जो लोन पेयर था, जो सेम वैलेंस शेल में पड़े थे, है ना, लोन पेयर यानी उसी एटम के सेम वैलेंस शेल में पड़े होंगे। अगर सेम वैलेंस शेल में पड़े हैं तो दूरियां कम है, सेम चार्ज है, तो रिपल्शन ज्यादा है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मेन मुद्दा है कि लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन्स के हैं तो उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में। अरे वो पुरानी फिल्में नहीं होती थी, उसमें मान लो एक ही घर में 2-4 बच्चे हैं, कोई अंकल जी आते थे ज्ञानी पुरुष, वो जो 4 बच्चे घर में हैं वो आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, घर में थोड़ी सी अशांति रहती है, तो वो कहते थे भाई इसकी शादी करा दो, इनकी शादियां करा दोगे तो ये आपस में लड़ेंगे, घर में तो शांति हो जाएगी, आपस में लड़ मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कहानी जरा ध्यान से देखो, अगर तन्हा है, सेम घर में, सेम वैलेंस शेल में, दूरियां कम है, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। और जब वो बॉन्ड पेयर बन जाएंगे, शादियां वादियां कर लेंगे, तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, घर से दूर दूर रहेंगे, तो रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का सिद्धांत है। और इसीलिए अगर हम ध्यान से सोचें तो ये कहा गया कि जितने भी ये बॉन्ड पेयर बनेंगे इसमें दूरियां रखने की बात है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं BeCl2। BeCl2 में बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखना होगा ना सेंट्रल एटम, तो बेरिलियम मेरा सेंट्रल एटम हो गया, ठीक है मेरे बच्चे, सेंट्रल एटम हो गया। और इसके साथ में अगर देखें तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 ही क्लोरीन के साथ इन्होंने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक ये बना लिया, एक यहां बना लिया। मेरे बच्चे एक बात समझो, यानी बेरिलियम के 2 बच्चे थे, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों की शादी करा दी। नाउ बेरिलियम चाहता है घर में शांति रहे, बेरिलियम चाहता है कि दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं, दोनों बॉन्ड पेयर ही है ना, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, तो बेरिलियम ही चाहता है कि जो दोनों बॉन्ड पेयर हैं इनको मैक्सिमम दूरी पे रखा जाए। मैक्सिमम दूरी पे रखेंगे तो रिपल्शन कम होगा। तो वो इनको कैसे रख रहा है, वो इनको रख रहा है लीनियरली, यानी 180 के एंगल पर। तो यहां ध्यान से देखना, इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर हो गई है, और बॉन्ड एंगल क्या हुआ बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को अरेंज करते हैं ना, अलाइन करते हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए, है ना, तो जो एंगल बनता है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, VSEPR की अगर डेफिनेशन लिखने लगो तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अलाइन देमसेल्फ इन सच ए मैनर सो दैट द रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मिनिमम। अपने आप को इस तरह अलाइन करेंगे कि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। और सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में। ये ध्यान रखिएगा। इसी को लेके हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के ऊपर ही हम शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे VSEPR के अंदर। तो ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल हमें कितना मिल रहा है बेटा, 180 का। मामला क्लियर है। ये BeCl2 के बारे में बात करिए। अरे वाह सर, तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे इन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और आगे जाके शेप को बता सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये लग रहा है बहुत बढ़िया है। तो
अगला वाला उठाते हैं, अगला वाला ले लिया जी हमने, लेट्स से BF3। अब बोरोन भैया हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों उन्होंने शेयर कर लिए, मस्त। अरे वाह, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5, 2 और 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों के साथ बॉन्ड पेयर बना लिया। एक चीज देख रहे हो, अभी सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो बॉन्ड पेयर हो गए 3 होने के साथ मेरी जो ज्योमेट्री आ रही है, ध्यान से देखें तो ट्राइगोनल प्लेनर आ रही है। तो ज्योमेट्री आ गई ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, बॉन्ड एंगल आ रहा है देखो 120 का। कुछ बच्चों को हो सकता है यहां थोड़ी सी परेशानी हो, तो जरा एक चीज समझना, हो क्या रहा है, 360 को अगर 2 बॉन्ड पेयर थे तो ओवरऑल मेरा देखा जाए 360, उसको 2 से डिवाइड करो 180 मिलता है। यहां पर 3 बॉन्ड पेयर थे, ओवरऑल 360, 3 से डिवाइड करो 120 मिलता है। अरे वाह सर, कमाल चल रहा है ये तो क्या सारे यही करेंगे? बस साइंस में जनरलाइजेशन ही तो नहीं हो सकता। अगला जब चलाया CH4, हमारे बच्चों ने जो रट के बैठते हैं उन्होंने कार्बन से कहा, देख भाई कार्बन, अभी बेरिलियम भाई ने 360 को 2 से डिवाइड करके 180 बनाया था, बोरोन भाई ने 360 को 3 से डिवाइड करके 120 बनाया था। आपके 4 बॉन्ड पेयर हो रहे हैं। कार्बन ने पूछा कैसे, हमने कहा बेटा कार्बन 2 और 4 था ना, एटॉमिक नंबर 6 था ना, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों का हाइड्रोजन से मस्त कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया। हमने कहा जी बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए। तो अब हमने ज्ञान दिया इसको कि तू एक काम कर, स्क्वायर बना ले 90 डिग्री के एंगल पे। कार्बन कह रहा बावले रट्टे लगाने वालों, इस तरह नहीं करता मैं, अरे मुझे चाहिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और अगर मेरा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो मैं तो बढ़िया स्टेबल रहूंगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड पेयर के बीच में अगर देखें तो बढ़िया से मेंटेन रहेगी दूरी और रिपल्शन रहेगा कम। तो कार्बन ने बोला हम बनाएंगे बेटा टेट्राहेड्रल, ज्यादा ज्ञान तो पेलो मत, और टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो 109 डिग्री, और हम जानते हैं जो 109 डिग्री वाला जो एंगल है ना, ये टेट्राहेड्रल का एंगल है। ज्योमेट्री जो आई वो क्या गई बेटा, टेट्राहेड्रल। ध्यान रखना मेरी बात, जब तक बॉन्ड पेयर पे ही पढ़ रहे हो, लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री ही रहेगी। कुछ लोग स्टेरिक नंबर की बात करेंगे, कुछ लोग और ज्ञान देंगे, तुम्हें सटे रहना है एनसीईआरटी के इर्द गिर्द। टेट्राहेड्रल हो गई, और बॉन्ड एंगल तो पता ही है बेटा टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 सेकंड के आसपास का रहेगा। हम 109 डिग्री रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 जरा दोबारा देख लेते हैं एक बार, और इस थ्योरी को फिर समझते हैं कि भाई VSEPR आपसे कह क्या रही थी कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह अलाइन करते हैं सो दैट उनके बीच का रिपल्शन कैसा रहे, मिनिमम। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तो बॉन्ड पेयर, नहीं बनाएंगे तो लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग आर नोन एज बॉन्ड पेयर, which does not take part in chemical bonding are known as lone pair। जिसकी शादी हो जाए वो शादीशुदा जोड़े, जिसकी नहीं हो वो तन्हा। तो ये पहले सीक्वेंस ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया BeCl2, बेरिलियम सेंट्रल एटम। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ढूंढना होता है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को ढूंढेंगे तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो फिर ये देखना है कितने बॉन्ड पेयर बने, और आगे जाके देखेंगे कितने लोन पेयर बने। इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर बने, इन दोनों के बीच की दूरी मैक्सिमम रखना चाहता है तो लीनियर बना दिया ना 180 के एंगल पर, तो बहुत बढ़िया लगा। तो जरा ध्यान से देखो ना, यही तो हमारी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। BF3 में 3 बने तो 360/3 120 का एंगल, ट्रायगोनल प्लेनर। बट कार्बन भाई ने थोड़ा सोचा यार मैं पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करता हूं ना, ताकि बॉन्ड एंगल भी बढ़िया रहे। 90 से तो बढ़िया है ना, 109, 109 90 से ज्यादा है, और अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो रिपल्शन के होने की संभावना और कम रहेगी। तो बस बेसिकली इस बातों को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि इसके बाद 5 वाला उठाएंगे PCl5।
अब आप कहेंगे सर ये तो अजीब विडंबना हो रही है, ऑक्टेट रूल की धज्जियां उड़ा रहे हो। अभी आपने यहां पर BF3 बना लिया, बोरॉन भैया के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 शेयर कर लिए फ्लोरीन के साथ, तो आउटर मोस्ट में सर 6 रह गए ना, ऑक्टेट थोड़ी पूरा हुआ। तो मैंने कब कहा था कि ऑक्टेट रूल ही बॉन्डिंग का एकमात्र रूल रहेगा। अमा यार बॉन्ड बन क्यों रहा था, ध्यान रखो, पहली क्लास में बताया था मैंने, एनर्जी लेवल को लो करने के लिए। प्राइमरी जो कारण है वो एनर्जी लो करने का कारण है, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि सिर्फ ऑक्टेट रूल ही फॉलो होगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट दिख रहा है, 6 रह गए, यहां पर ऑक्टेट हो रहा था कार्बन का पूरा, यहां पर तो भाई एक्सपेंशन हो गया, फास्फोरस भैया चले गए क्या करने, ऑक्टेट को एक्सपेंड करने। फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं नियॉन लिख देंगे आप 3s2 3p3 और 3d खाली पड़ा है ना भैया के पास, देखो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन मस्त बना दिए, 3p3 और 3d भैया के पास हमारे खाली ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन भैया के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं थे, हाईएस्ट एंड 2 था, यहां है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। और एक्साइटेड स्टेट जब क्लोरीन पास आएगा तो एक्साइटेड स्टेट आएगी, तो ये जंप कर जाएगा, तो यहां 1 रह जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जैसा हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि फास्फोरस का 1 और 1 किसका आ जाएगा, क्लोरीन का। यही तो कहानी होती है, इस तरह हो जाएगा। देखो यहां पर मैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बता गया, बात अभी इलेक्ट्रॉन पेयर पे चल रही थी, बट थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको कि किस तरीके से ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होती है और ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होती है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब बात आप करेंगे प्रॉपर, तो आप ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पे जाएंगे। अरे हाइब्रिडाइजेशन नाम तो सुना होगा बस। खैर, तो BCl5 ने अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हम VSEPR के सिद्धांत पे ही चलें अगर, तो PCl5 कलर चेंज करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 5 ही बॉन्ड बन गए। हाँ सर, अभी तो आप सिर्फ बॉन्ड पेयर वाला ही समझा रहे हो ना, तो बॉन्ड पेयर 5 हो गए। फास्फोरस से भी हम लोगों ने बोला, जो रट्टे वाले लोग थे, थोड़ा थकान है ना, कि भाई बॉन्ड पेयर 5 है, 360/5 कर लो। फिर बोला फास्फोरस बावले हो क्या, हम रट्टे वाले लोग नहीं हैं, हम समझते हैं चीजों को। तो फास्फोरस ने कहा यार मैं एक खेल करता हूं, 5 है ना। फास्फोरस ने कहा कि देखो जब 2 थे तो लीनियर था, 3 थे तो ट्रायगोनल प्लेनर था, मैं 5 को 3 और 2 में कर लेता हूं। तो एक Cl यहां, एक Cl यहां, एक Cl यहां, ये ट्रायगोनल प्लेनर वाली बात हो गई, और एक ऊपर नीचे चला जाता हूं, ये लीनियर वाली बात हो गई। और अब जो ज्योमेट्री बन के आ रही है, ध्यान से देखें, एक पिरामिड ऐसे बनाओ, एक पिरामिड ऐसे बनाओ, तो इस ट्रायगोनल बेस के ऊपर नीचे पिरामिड हो गए। तो यहां पर जो ज्योमेट्री आई है वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल आई है। क्या ये बेटा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है मेरी बात। एंगल जो है वो देखो, यहां तो वही 120, ये पूरा 180 और इस प्लेन के साथ 90, तो 120 डिग्री, 90 डिग्री और पूरे का 180 डिग्री। मस्त बात है बिल्कुल। अगला उठा लेते हैं 6 वाला, सल्फर बाबू आ गए फिर से, कहते हैं गुरु ऐसा है हम भी एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करेंगे। अब मुंह तो बन चुका था हमारा रटने वाले बच्चों का कि यार हम तो कह रहे थे 360 को 4 से डिवाइड करो, कार्बन ने नहीं सुना। हमने फास्फोरस से कहा 360 को डिवाइड करो भैया 5 से, उसने नहीं सुना। इससे भी कह के देख लेते हैं 60 डिग्री बना ले, 360 को 6 से डिवाइड कर ले, क्योंकि बॉन्ड पेयर यहां कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। इससे कहा कि तू डिवाइड कर ले भाई 6 से, 60 आ जाएगा। कहता बावले हो क्या,
हम भी डुअल प्लेन सिस्टम में जाएंगे। कहते मतलब, कहते देख भाई, एक ऐसा प्लेन ले लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, और एक वही फास्फोरस की ट्रिक ऊपर नीचे ले लेंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इस वाली ज्योमेट्री को खास तौर पे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। 8 फेसेस वाला कॉन्सेप्ट आता है इसमें। और सारे एंगल क्या हो गए 90 प्लेन के हिसाब से देखें तो, और ये 180, ये 180 और ये 180, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री, और 180 डिग्री दिख रहा ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और प्लेन के हिसाब से सारे 90। डन, इजी। कहीं भी इस ज्योमेट्री में लोन पेयर निकालने में, बॉन्ड पेयर निकालने में कोई भी दुविधा हो, कहीं भी अटको, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट 24 आवर में डाल देना, मैं बता दूंगा। लास्ट हम देख रहे हैं बच्चों IF7। यहां पर बॉन्ड पेयर हो गए 7। ड्रॉपर के बच्चे हो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में कुछ ध्यान आया? आयोडीन और ये फ्लोरीन दोनों हेलोजन है, और उन्हीं का कंपाउंड बन रहा है IF7। एक सेकेंड, तो जाहिर सी बात है इंटर हेलोजन हो गया, तो इसका बॉन्ड पेयर देखें तो 7 हो गए। ये भी वही रूल फॉलो करेगा, ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ। यहां तक ये लीनियर था, ये ट्रायगोनल प्लेनर था, ऐसे सोचो। यहां पर अगर देखते हो तो ये टेट्राहेड्रल हुआ, यहां से डुअल प्लेन सिस्टम आ गए। इस भाई ने नीचे एक प्लेन में तो ये ट्रायगोनल प्लेनर रखा, एक में रखा लीनियर, तो ये ओवरऑल बन गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस भाई ने ये स्क्वायर रखा और ऊपर नीचे रखा, तो ये स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसने कहा कि ठीक है मैं 7 पे हो रहा हूं ना, तो मैं क्या करता हूं, आई ने सोचा कि मैं बनाता हूं पेंटागन। देखो यहां नीचे, यहां ट्रायंगुलर दिख रहा है, यहां स्क्वायर दिख रहा है, यहां पेंटागन, और ऊपर नीचे सब में लग गए एफ। मस्त। तो ये एक्चुअली में ज्योमेट्री क्या हो जाती है बच्चों, पेंटागनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल देखें तो यहां वाले सब 72 पेंटागन के हैं, और ऊपर नीचे वाले 90, 180। ये वाला 180। ठीक है जी, कोई परेशानी किसी बालक को? इजी बिल्कुल। यहां मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, PCL 5 था, यहां ये देखा गया कि मान लीजिए PCL 3F2 बनाना है, तो जो सही स्ट्रक्चर आया वो ये आया। अब VSPR से पूछा गया कि भैया फिर ये क्यों नहीं आया? VSEPR के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं था, तो ये VSEPR के ड्रॉबैक में रहा, और इसको एक्चुअली हम समझ लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की भाषा से। तो ये तो खाली बॉन्ड पेयर वाले थे। लोन पेयर वालों में अब कहानी कुछ चेंज होनी शुरू हुई। वैसे आपने CLF3 देखा था, है ना? तो CLF3 में क्या चीज बनी जरा समझते हैं, और उससे पहले भी समझते हैं कि जैसे कि NH3 है, उस पर भी एक लोन पेयर आ गया। नाइट्रोजन भैया सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। वैलेंस शेल में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 हो गए इसके। 5 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो उसमें से 3 के बॉन्ड बन गए, बॉन्ड पेयर हो गए 3, और लोन पेयर है अब 1। 5 थे ना, 3 की तो ही शादी हुई, एक तो रह गया, वो लोन पेयर हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि ये सारे बॉन्ड पेयर हैं या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हैं, जैसे CH4 के अंदर देखें जरा ध्यान से, CH4 के अंदर
4 के 4 ही हमारे बॉन्ड पेयर थे, 1 2 3 4, हमारे बॉन्ड पेयर टोटल थे 4। हमने कहा टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो रहे हैं, जैसे यहां भी 4 हो रहे हैं, तब भी मेरी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन भी इसी तरीके से कहानी करेगा, बट एक जगह पर लोन पेयर आ जाएंगे और यहां पर हो जाएगा ये HHH। तो शेप आपको पिरामिडल दिख रही है। तो अगर बॉन्ड पेयर 2 थे तो लीनियर था, अब बॉन्ड पेयर 3 थे तो ट्रायगोनल प्लेनर था। अब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो भी हम उसी को मानते। इस वाले केस में देख रहे हैं हम 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर होते तो भी टेट्राहेड्रल था। अब अगर ध्यान से देखो, यही मैं H2O ले लूं, सेंट्रल एटम अगर हम समझने की कोशिश करें, यहां पर बीच में जो आ रहा है वो ऑक्सीजन की तरह चल रहा है। ऑक्सीजन बाबू मॉडिफाई करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H की इस केस में। तो ऑक्सीजन बाबू जो हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 का बन गया बॉन्ड तो बचे 4। तो बॉन्ड पेयर कितने होगा बेटा? 2। अरे देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, लो स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो बॉन्ड पेयर 2। अच्छा लोन पेयर भी 2 हो गए, क्योंकि आपके 4 बचे तो लोन पेयर भी 2। तो भैया ये भी 4 हो गया, तो यहां भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ये बड़ा प्यारा मामला है। हाँ, शेप इसके अंदर अलग हो जाएगी, शेप इसमें बेंट हो जाएगी। तो लोन पेयर आने पे एक नई चीज आती है ज्योमेट्री के साथ, वो होती है शेप। जैसे अब ClF3 आप देख रहे थे, अभी क्वेश्चन आया था, तो ClF3 में Cl हमारा सेंटर हुआ, 7 थे तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, 5 हो गए। तो ज्योमेट्री कैसे रहेगी मेरी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें मजा क्या है मेरे पास कि जो F है वो अपने आप को इस तरह अलाइन करता है, जो शेप आती है वो टी शेप आती है। यहां रहते हैं लोन पेयर। तो इसमें ज्योमेट्री तो वही है बेटा, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, ये सब ध्यान रखते रहना। शेप क्या आ रही है इसमें? टी शेप। अगर SF4 हो जाता तो सल्फर सेंट्रल एटम है, जरा निकालो, वीडियो पॉज करो, निकालो। तो सल्फर सेंट्रल एटम है तो 6 हो गया, डन है। 6 होने के बाद अब बड़ा मजा है, तो यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बन गए, बॉन्ड पेयर हो गए 4, 2 रह गए, यानी 1 हो गया लोन पेयर, तो फिर 5, फिर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अरे भैया फिर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सल्फर बीच में, F ऊपर नीचे, इधर इधर, यहां लोन पेयर। वो झूला याद है पार्क में लगा होता है, सीसॉ कहते हैं उसे। तो यहां पर ज्योमेट्री तो फिर से वही है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट शेप क्या हो गई है? सीसॉ। क्लियर है ना? मजा। यही सब तो तुम्हें पूछेगा वो नीट में, सब बता रहा हूं, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो भाई कह रहा है 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 2012 में आया नीट में ये। H2O की बात करते हैं तो H2O में सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर अभी देखा है मैंने, तो ये नहीं हो सकता। BF3 भी देखा है मैंने अभी, तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। NH2 माइनस देख रहा हूं मैं, तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर रह गए और लोन पेयर भी 2 रह गए, तो यह भी नहीं है, 1 लोन पेयर कह रहा है। फॉस्फोरस देखता हूं तो फॉस्फोरस के अब तो खैर बचा यही है, लेकिन फिर भी 5 है, 5 में से 3 बॉन्ड बन गए, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा मेरे? 3। 2 रह गए इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, तो यानी एक ही तो लोन पेयर हुआ, तो वही चाह रहा था, ऑप्शन डी। आसानी से हो जाएगा ये। जितने भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले सवाल हैं ये VSEPR पे चलते हैं। क्लियर है? अगला उठाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, यानी किसका स्ट्रक्चर, किसकी शेप SiCl4 की तरह नहीं है। हमेशा ध्यान रखना नॉट दिया हुआ है या नहीं।
नॉट कह रहा है तो SiCl4 की अगर बात करता हूं तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट, पहले तो SiCl4 की देखता हूं ना कैसा स्ट्रक्चर है। SiCl4 अगर देखता हूं तो Si के आउटर मोस्ट शेल में कार्बन भाई के फैमिली का है ना, ये 4 हैं और चारों की शादी हो गई, बॉन्ड पेयर भी 4 हो गए, तो टेट्राहेड्रल हो गया। HCl4 अगर लेता हूं, अभी मैंने SF4 का बताया था TBP, तो HCl4 का ही वो रहेगा, तो मतलब इसका TBP हो रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया। SO4 2 माइनस देखते हैं। अब सल्फर के SO4 2 माइनस की जब बात करते हो, H2SO4 को देखो ध्यान से, यही बन रहा है। बट अगर तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें कितने क्या बन रहे हैं, तो एक चीज समझ सकते हो ना, 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। सर ये सिग्मा बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, है ना, यहां उलझ गए हल्का सा, है ना। सिग्मा और पाई क्या होते हैं, आइए देखते हैं मेरे भाई। सिग्मा और पाई ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं, सिग्मा और पाई, है ना। सिग्मा क्या है, सिग्मा कोएक्सियल बॉन्डिंग है, पाई कोलेटरल बॉन्डिंग है। देखो आप 3 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग VBT वाला कॉन्सेप्ट है, जरा समझिएगा। अभी आपने VSEPR समझी मेरे साथ। VSEPR के अंदर हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर से समझा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर से हमने ज्योमेट्री और शेप को बताने की कोशिश की। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की जब बात करते हैं तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ ले जा रहा है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, वो एक बात थी। अब हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही थी VSEPR में। VBT में स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग 3 तरह से हो सकती है। देखो, या तो ऑर्बिटल आके हेड ऑन जुड़े, या साइड ऑन जुड़े, या फेस ऑन जुड़े। हेड ऑन आएंगे तो सिग्मा, साइड ऑन आएंगे तो पाई, फेस ऑन आएंगे तो डेल्टा। ऑब्वियसली डेल्टा आपके लिए नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल देखें तो ऑर्बिटल के ऊपर ऑर्बिटल हाई, इसके ऊपर हमारे ऊपर ये देखा जाए तो डेंसिटी के रिपल्शन हो सकता है, तो डेल्टा आप नहीं पढ़ रहे हैं। रैले नियम के केस में आप पढ़ेंगे कभी हायर क्लासेस में तो पढ़ेंगे, यहाँ जरूरत ही नहीं। हायर क्लासेस मतलब अगर केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च करना चाहते हो वो तो कर नहीं रहे हो, नीट में जाना चाह रहे हो, तो बेसिकली आप सिग्मा और पाई पढ़ेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड यहां देखें तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग है और ये लेटरल है। एक्सियल बोले तो हेड ऑन, जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये इनका न्यूक्लियस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये एसएस ऑर्बिटल में हो गई। ये पी के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हो गई, ठीक है। एस और पी में हो जाएगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कोएक्सियल हो रही है। समझ में आ रही है बात। ये लेटरल है। अब लेटरल के लिए डायरेक्शन तो होनी चाहिए, एस तो डायरेक्शनल आपका ऑर्बिटल है नहीं। ये देखो, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था, इसके अबव एंड बिलो, यानी लेटरल ओवरलैपिंग है, ये समझिए। तो ये पाई बॉन्ड है, क्लियर है। ये जो कोएक्सियल होगी इसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो सिग्मा बॉन्ड आपका जा रहा है स्टेबल। जो पाई में देख रहे हैं लेटरल है तो ये वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया इस केस में, अच्छी ओवरलैपिंग से। ये वीक हो गया। तो सिग्मा और पाई की ओवरलैपिंग समझ में आई मेरे भाई। जनरली आप जब यहां बात कर रहे हैं तो आप सिग्मा बॉन्ड की बात ही करेंगे। अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वहां भी आप सिग्मा को ही समझेंगे। और जब जीओसी की बात करते हो तो समझ में आता है कि क्यों रेजोनेंस आया, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा, जरा समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो? हाँ सर, बड़ा अच्छा समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे भला? सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बहुत बढ़िया, जरा देखना।
ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, मल्टीपल बॉन्ड पाई होते हैं। यहां जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा डेफिनेटली वो ऑक्सीजन की तरफ इंक्लाइन होगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस पार्शियल, इस पे पार्शियल प्लस। यहां आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, तो यहां आप इस चीज को देख पा रहे हैं। परंतु यदि ये ऐसे होता, एल्डिहाइड होता, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्शियल चार्ज खाली सिग्मा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। पाई में दिखाना है तो पूरा ट्रांसफर दिखाना पड़ेगा, यानी फिर आपको कैसे दिखाना पड़ेगा, अब रेजोनेंस हो गया इसका कि इस पे दिखाएंगे आप प्लस और ओ पे दिखाएंगे आप माइनस, वहां पार्शियल नहीं दिखाते क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई बॉन्डेड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिग्मा बॉन्डेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए दिखाना पड़ता है। और यही शुरुआत थी रेजोनेंस की, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए थे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर। बट इतना डेप कॉन्सेप्ट पे मुझको टेंशन नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि क्या मैं कह रहा हूं। तो सिग्मा पाई समझ में आया, तो ये भी इफेक्टिवली SiCl4 की तरह हो गया, और ये भी SiCl4, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं फॉस्फोरस के भी। स्टोइशियोमेट्री पढ़ाते हैं, हमेशा बताता हूं ना कि इस तरह इनके ऑक्साइड शेड्स होते हैं, तो ये रहा। तो यहां भी आप 4 सिग्मा देख रहे हैं, यहां भी आप 4 सिग्मा देख रहे हैं, यहां भी आप 4 सिग्मा देख रहे थे। SCl4 के अंदर आप लोन पेयर भी देख रहे थे, TBP देख रहे थे, तो वहां अलग है। तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है SiCl4 के साथ। ठीक है, डन है। सिग्मा पाई समझ में आया VBT का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। देखो अगर प्लेन डिफरेंट होता है, जैसे आपने TBP पढ़ा है, आपने उसके बाद ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है ना, और ऑक्टाहेड्रल में तो फिर भी आप देख सकते हैं कि सारे 90 के एंगल थे, बट प्लेन चेंज थे। और अगर डिफरेंट प्लेन हो रहे हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली चेंज होएगा ना बॉन्ड लेंथ। NF3 के अंदर ऐसा नहीं था। NF3 अगर आप देखेंगे तो आपको पता है टेट्राहेड्रल वाली बात ही कर रहे थे आप, ज्योमेट्री में शेप में आप कह रहे थे अपना पिरामिडल। बट ClF3 में आप देख रहे हैं कि 2 ऐसे बन रहे हैं प्लेन, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो यहां भी देखें आप तो कैसा आ रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर आ रहा है, यहां भी वही आ रहा है, यहां भी लगभग वैसे ही आ रहा है, प्लेन डिफरेंट नहीं हो रहे। यहां पर प्लेन डिफरेंट हो रहे हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल दे रहे हैं, तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। समझ में आ रही है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन हो गया। BF3 के अंदर ट्रायगोनल प्लेनर है, NH3 का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, PCl3 का एक लोन पेयर हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। अब आप कह सकते हैं कि सर ये भी हमारा कैसा हो गया, 4 हो गया, तो टेट्राहेड्रल पे चला गया। ये क्या पूछ रहा है, ट्रायगोनल प्लेनर, तो डन हो गया। IF3 कहता हूं, तो IF3 अगर लेता हूं तो आयोडीन में 7, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, सॉरी ट्रायगोनल बायपिरामिडल हो गया, 5 हो गया ना, तो TBP हो गया। क्लियर है। फॉस्फोरस में 5 थे, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, कहानी खत्म हो गई, टेट्राहेड्रल हो गया। NH3 तो था ही टेट्राहेड्रल, तो NH3 PCl3 लगभग सेम चल रहा है। तो एक्चुअली ट्रायगोनल प्लेनर किसकी है, BF3, 3 थे, 3 हो गए, कहानी खत्म। इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल 2004 में पूछा है, MX6, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, MX6 हो गया, यानी M के साथ ये लगा लो XX XX XX। तो ये कहता है द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड्स एट 180 पे कितने हैं, नंबर ऑफ XMX, XMX ये 180 है, XMX ये 180 है, XMX ये 180 है, 3 हो गए। क्लियर है। अभी समझाया भी था मैंने जब मैं समझा रहा था कि किस तरीके से ऑक्टाहेड्रल में कहानी है। इन BRF3 हमने ClF3 पढ़ा था, वैसा ही BRF3 है। इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। डेफिनेटली यहां पर फिर से बॉन्ड का पूछ रहा है और सिर्फ लोन पेयर की बात कर रहा है ऑक्यूपाई, तो लोन पेयर में रिपल्शन मिनिमाइज करना होगा। तो देख लो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का खाली बात ही नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बात ही लोन पेयर की हो रही है, तो उसी को ढूंढो। पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर, ये तो मतलब ही नहीं, खाली इसका लोगे। क्लियर है मामला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत आसान जब आया था तभी मैंने कहा था ये बहुत ही बकवास हो गया, क्योंकि इसमें H2O डाल दिया
और हमें वैसे ही पता है कि H2O में तो पाई बॉन्ड है नहीं, NO2 में भी है, SO2 में भी है, CO2 में जाहिर सी बात है C डबल बॉन्ड हो है, तो इसी में नहीं है बस। तो नीट में कोई भयंकर सवाल नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप मत बनाओ, ज़्यादा परेशान मत हो, जितना टेंशन ले लोगे वहाँ फंस जाओगे। सीधे सवाल आते हैं, बड़े आरानी से कर सकते हो, थोड़ा करो लेकिन दिमाग लगाओ। मेन एक्सिस ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज Z, मेन एक्सिस Z है। मेन एक्सिस का मतलब हो गया, जब मैंने भी कहा था ना एक्सेली, तो ये मेन एक्सिस Z है। कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ दी, यानी लेटरल की बात कर रहा है तो पाई की बात कर रहा है, खत्म, कोई परेशानी तो नहीं, पहला ही हो गया ऑप्शन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस रिस्पेक्टिवली आर। तो वैसे मैं चाह रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन भी अभी निपटा दूं, बट आज बीएससी पेयर को समझो, हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर फटाफट देते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन भी करेंगे और एमओटी का लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे है, वैसे हाइब्रिडाइजेशन का भी लेक्चर है, परंतु फिर भी ये जो सवाल है हम वहाँ पर करेंगे। और वैसे कोई बहुत बड़ी आफत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन का पूरा लेक्चर देख सकते हो और एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फिलहाल अभी फॉर्मूले से भी चला सकते हो। फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के वो ले लो, प्लस कर लो जितना मोनोवेलेंट एटम है उसके साथ लगे हुए जिनकी वैलेंसी 1 है। अगर माइनस का साइन है तो इलेक्ट्रॉन आया है तो प्लस कर देना, प्लस का है तो माइनस कर देना, बस इतना देखना है, प्लस माइनस करना है अगर कैटायन एंड आयन है तो। जैसे NO2 प्लस है, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, डाईवेलेंट है, मोनोवेलेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब 0। साइन क्या है, प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, -1, तो 4/2 हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन ले लेंगे sp। ध्यान से देखना, अगर 2 आ रहा है नंबर आ रहा है 2 तो sp, नंबर आ रहा है 3 तो 3 ऑर्बिटल की बात करेंगे sp3, 4 आ रहा है, सॉरी sp2, 4 आ रहा है तो sp3। क्लियर है, इतना ध्यान रखो। हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो इस चैनल पे ही है, देख भी सकते हो उसको भी। तो ये NO2 प्लस में सीधा लगा दिया, फॉर्मूला यही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में कितने हैं, जैसे कि अब मैं लगा रहा हूं NO3 माइनस में, ध्यान देना, हाफ लिया। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5। ऑक्सीजन तो मोनोवेलेंट है नहीं, मोनोवेलेंट यानी इसकी वैलेंसी 1 हो, तो ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट चल रहा है तो 0 कर दो। साइन लगा हुआ है माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन आया है, अरे माइनस मतलब आया ना भाई, सीधी बात। तो 6/2 यानी कि 3, यानी कि यहां पर क्या लेंगे sp2। क्लियर है मामला। और NH4 प्लस की क्या ले लोगे, फिर वही लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, हाफ। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। मोनोवेलेंट कितने, 4। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है बेटा, 4 लगा लो। और -1 में तो मेरे बालक बेसिकली 8/2 यानी कि 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp sp2 sp3 sp sp2 sp3 c, कोई परेशानी। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मूला यूज करो, मस्ती लो। Which of the following pair of ions is isoelectronic and isostructural? बस isoelectronic तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तुम्हें, और isostructural की बात कर रहे हो, यानी स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, तुम्हारी ज्योमेट्री वगैरह थी वो सेम आनी चाहिए। पहले वाले में देखो, कार्बन के अंदर कितने हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन हो गए, 8 × 24, 2 माइनस हो गए, यानी कि प्लस हो गए, 2 माइनस का साइन है तो 32 आ गया भैया। पहले तो ये देख लें। अब ध्यान से देखना, कार्बन से ऐसे भी चेक कर सकते हो थोड़ा दिमाग लगा के, CO3 था, NO3 था, इस पे 2 माइनस था, इस पे 1 माइनस था, तो सेम ही हो गया ना इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से 1 ज्यादा है और यहां पर 1 कम है, यहां -2 था या -1 है, मतलब देखो ना, ये तो था तेरे पास क्या बेटा, CO3 2 माइनस, ये था NO3 माइनस, तो नाइट्रोजन के साथ लिए तूने 24 लिया, तूने +1 लिया, शक्ल से लिख रहा है ना कार्बन नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन सेम हो लिए, है ना। अब वो भी निकाल दो हाइब्रिडाइजेशन, अभी फॉर्मूला बताया था, तो हाफ लगा ले। कार्बन के वैलेंस में 4, ऑक्सीजन का 0 लेंगे, मोनोवेलेंट नहीं है,
और +2 है ना, तो यहाँ पर देखेगा तो sp2 आ गया ना, क्योंकि 4 और 2 6/3 sp2। यहाँ भी देखोगे तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 +0 +1, क्योंकि माइनस का साइन है, हाफ लगा लिया बाहर, वही 6/3 तो sp2। हाँ, तो पहला ऑप्शन हो गया। बट इस सवाल को पूरा चेक करना, तुम्हें समझ में आएगा कि डी भी लग रहा है इसमें, सेम ही लग गया ना। क्लोरीन और सल्फर है, यहाँ माइनस है, यहाँ -2 है। क्लोरीन का 17, सल्फर का 16, यहाँ इसका करके 18, तो यहाँ इसका 2 करके 18, बात तो वही हो गई। समझ में आ गई बात, जैसे जो फर्स्ट था वही डी था। तो इस सवाल में विवाद हुआ था, ये फंस गया था सवाल ये, है ना। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर जिनॉन F4। अब देखो, ज्योमेट्री भी आप बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन भी, बट हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखें, MOT का वीडियो भी इसी चैनल पे, वो भी देखें। और वैसे मैं थोड़ा सा एक वीडियो और बॉन्डिंग का डालूंगा जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन और MOT और समझा दूंगा, बट ऑलरेडी इस चैनल पे हैं तो आप देख सकते हैं, ताकि मैं फिजिकल के ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाऊं, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो, इन पे ज़्यादा जाऊं। टाइम बेटा लिमिटेड है कि सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो ये जरा लास्ट के जो सवाल है मैं दिखा रहा हूं, इनको आराम से ट्राई मारना, बॉन्ड एंगल वगैरह वाला, इसको मैं अगली क्लास में फिर तुम्हारे साथ ले लूँगा। 5-6 सवाल और हैं, ये वहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो उसको साथ ही आगे चैप्टर हो जाएगा। तो आई थिंक आज जो कराया वो क्लियर है ना। तो लेट अब काफ़ी है, मुझे भी नेक्स्ट डे कल भी क्लास है। सो आई होप जो मैंने आज बताया है सारा वो सब क्लियर है। अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, एक ही सिटिंग में बैठ के करना। एक और लेक्चर अभी आज या कल में कोशिश करूँगा डालने की फटाफट बॉन्डिंग का, और जल्दी से जल्दी मैं SOM, मतलब दिसंबर में चिंता नहीं करो, मैं स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो और इक्विलिब्रियम को वाइंड अप फटाफट करने की कोशिश करूँगा, ताकि जल्दी जल्दी तुम्हारा काम हो जाए। और जनवरी से फटाफट हम फिर ऑर्गेनिक को शुरू करें, जनवरी के मंथ में ऑर्गेनिक करें, फरवरी के मिड तक थोड़ा सा इनऑर्गेनिक याद करें, और फिर फटाफट टेस्ट डिस्कशन करें, सारे जितने भी हैं। PYQ में सारे आपको यहाँ करा ही रहा हूँ, ठीक है बच्चों। लगन से पढ़ाई करो, परेशान मत हो, आराम से एक ही गो में लेक्चर देखा करो और फिर ढंग से पढ़ा करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।